दोस्तों, हमने सुना है कि जो देश और जो व्यक्ति अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते, अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते और उन्हें परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। नमस्कार, मैं संदीप जायसवाल, आपका स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम इस इतिहास के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और विशेषकर जो हमारा भारत का इतिहास रहा है, जिस इतिहास में अंग्रेजों ने व्यापारी के रूप में भारत में कदम रखा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर ली, तो कैसे पॉसिबल हो पाया था। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों, संभव हो सके तो अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट किए हैं और ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नियर फ्यूचर में आपको कोई एग्जाम देना हो तो आप उसमें कुछ बेनिफिट उठा पाओ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे आपने देखा, हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो कंपनियां भारत में आई, उन्होंने ट्रेड के रूप में स्टार्ट किया अपना काम, ट्रेडर्स के रूप में आई वो, और ट्रेड टू टेरिटरी, आई थिंक ये 8th क्लास में लेसन भी है, ट्रेड टू टेरिटरी। किस तरीके से उन्होंने भारत की टेरिटरी के ऊपर अपना कब्जा किया और एक वास्ट एम्पायर स्थापित किया, और जिसके ऊपर लगभग 200 सालों तक, 250 सालों तक जो भी है अपना शासन चलाया। तो ट्रेड जो है, ट्रेड बहुत एंशिएंट एक्टिविटी है, एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है ट्रेड, इकोनॉमिक, एंशिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे सोसाइटीज मॉडर्न होती गई, ये ट्रेड का जो सिस्टम है ये भी चेंज होता गया। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले मोस्टली वर्ल्ड में बार्टर सिस्टम कुछ हद तक मौजूद था। मींस बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी कंट्री को किसी सामान की जरूरत है, किसी दूसरी कंट्री को दूसरे सामान की जरूरत है, बिना करेंसी के भी लेन देन हो सकता था। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, उससे पहले ही हमारा जो बिजनेस था वो मोस्टली, इंडिया का जो बिजनेस है वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इन कंट्रीज के साथ हमारा बिजनेस होता था, और स्पेशली चाइना के साथ भी हमारा बिजनेस होता था। चाइना के साथ आपने पढ़ा होगा, सिल्क रूट से, हिमालय के अंदर से जो रूट बना हुआ था, सिल्क रूट से चाइना के साथ हमारा बिजनेस होता था। और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज को हम अरब कंट्रीज बोलते हैं, अरब कंट्रीज। इसमें अगर हम कुछ और ज्यादा ऐड करें तो ओमान, सऊदी अरब, इस तरह के जो देश हैं, जहां तक हम बात करें वेस्टर्न एशिया का जो हमारा इलाका है, उसके साथ हमारा ट्रेड अच्छी तरीके से होता था। लेकिन ये जो वेस्टर्न एशिया का जो इलाका है, अगर आप मैप में देखें तो जो वेस्टर्न एशिया है, तुर्की के आगे यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो यूरोप के ट्रेडर्स जो थे, जब वेस्टर्न एशिया की जो अरब कंट्रीज के ट्रेडर्स के संपर्क में आए, तो उन्हें कहीं से पता चला कि भाई भारत नाम का कोई देश है जहां पर उच्च क्वालिटी के स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं। तो इसलिए यूरोपियन जो कंट्रीज थी, जो उस समय पर 1500 के आसपास का जो समय था, 1500 का जो ईयर था, उसके आसपास का जो टाइम था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनकी नेवी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास अच्छे सेलर्स थे, जिस कारण वो नई नई सी रूट खोजने में लगे हुए थे। और डेस्परेटली सभी जो देश थे वो भारत का रूट खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले
हमारे देश में सबसे पहले आए हैं 1498 में पुर्तगाल की जो कंपनी बन के भारत में आई वो बाद में आई, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाल से वास्को डी गामा। कौन दोस्तों? वास्को डी गामा। स्क्रीन पे आप फोटो देख सकते हैं, वास्को डी गामा। ये आया था मई के महीने में 17 मई, मिड मई के महीने में आया था। मई भी याद रख ले, एग्जैक्ट डेट याद ना रहे तो मई 1498 का जो साल था उस साल में वास्को डी गामा ने भारत का सी रूट खोज लिया था। मींस वो आशांतरीप कहां है मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा आगे आपको थोड़ी देर में। तो पहले हमारे को दिमाग में सेट होना चाहिए कि जो सबसे पहले यूरोपियन देशों में से जो भारत में बिजनेस की एंट्री हुई बिजनेस के लिए, वो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन से देश की कंपनी भारत में बिजनेस करने के लिए आई? पुर्तगाल की कंपनी आई। और भारत के लिए समुद्री मार्ग किसने खोजा, सी रूट किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। कौन से महीने में और कौन से साल में? मई 1498 में। और कहां पर आया था आपको पता है? ये कालीकट नामक एक हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि केरल में। केरल का जो वर्तमान शहर है कोझिकोड, अब इसका नाम बदल के कोझिकोड हो गया है। केरल का जो शहर है कोझिकोड, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है केरल की, वहां पर कालीकट में वास्को डी गामा पहुंचा था। और वहां का जो उस समय का शासक था, किंग था, जो भी था, उसका नाम था जमोरिन ने इसका काफी स्वागत किया था। ऐसा हमें हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, इसके लगभग 100 साल बाद 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोग, जिसको ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लैंड की जो कंपनी है, इंग्लैंड के जो लोग हैं, उन्होंने भारत में बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन इनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इस टाइम तक आप देखोगे तो पुर्तगालीज को लगभग 100 साल भारत में आए हुए हो चुके थे और इन्होंने लगभग पूरे भारत में और हिंद महासागर में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। पुर्तगालियों को भी स्टार्टिंग में विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो लोकल व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया था पुर्तगालियों का। उसके अलावा जो अरब ट्रेडर्स थे, वेस्टर्न एशिया के जो व्यापारी थे, जो भारत के साथ व्यापार करके अच्छा पैसा कमाते थे, उन्होंने विरोध किया था। लेकिन फिर भी पुर्तगाली जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में सफल हो गए थे, क्योंकि पुर्तगाल के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। इसके बाद दोस्तों तीसरी जो कंपनी हमारे देश में आई वो आई 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। डच आपको पता है हॉलैंड जो देश है, हॉलैंड देश के लोगों को डच बोलते हैं। और हॉलैंड का एक और नाम आजकल प्रचलित है, उस देश को नीदरलैंड्स बोलते हैं, नीदरलैंड्स। तो तीसरी कंपनी जो थी, जो भारत में आई थी, वो थी डच हॉलैंड की कंपनी। ये भी भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी। तो अब तक हमने देख लिया 3 कंपनी भारत में आ चुकी है। इसके बाद फोर्थ जो कंपनी भारत में आई वो थी 1616 में डेनिश कंपनी। डेनिश मींस डेनमार्क की कंपनी। डेनमार्क एक देश है, आप देखेंगे मैप में यूरोप के में, तो ये सभी देश इंग्लैंड के आसपास है। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सभी के सभी जो देश हैं बिल्कुल नजदीक हैं। ये डेनमार्क के जो निवासी होते हैं, डेनमार्क के जो सिटीजन है, उनको डेनिश बोलते हैं। जैसे भारत के लोगों को इंडियन बोलते हैं, इंडिया के लोग इंडियन हैं, ब्रिटेन के लोग ब्रिटिश हैं, पुर्तगाल के पोर्तुगीज है, इटली के लोग इटालियन हैं, डेनमार्क के लोगों को डेनिश बोलते हैं, रशिया के लोगों को रशियन बोलते हैं, हॉलैंड के लोगों को डच बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे देश में कंपनी आई बिजनेस करने के लिए 1664 में, ये थी फ्रांस की कंपनी, फ्रांस की कंपनी भारत में
बिजनेस करने के लिए आई। आप स्क्रीन पे इनका कंपनी का लोगो भी देख सकते हैं कि इन कंपनी का लोगो क्या था। फ्रेंच कंपनी, फ्रांस की कंपनी। फ्रांस की कंपनी के बारे में बताता हूँ, ये सरकारी कंपनी थी। फ्रांस की सरकार ने इसको परमिशन दी थी, सरकार की अथॉरिटी थी इसके ऊपर, सरकार का इसके ऊपर कंट्रोल था। और जबकि बाकी जो कंपनियां थी ब्रिटेन की, और खासकर ब्रिटेन की हम बात करेंगे तो ये प्राइवेट कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हमारा ये अगला टॉपिक, अगला लेक्चर पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद सिक्स्थ जो भारत में आई थी वो थी 1731 के आसपास। एक और कंपनी आई थी स्वीडन से, स्वीडिश कंपनी। एक स्वीडन देश है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। आप देखोगे ध्यान से स्वीडिश, तो ये स्वीडन देश की कंपनी थी। लेकिन इसके आने का तो टाइम बहुत ही लेट था। इस टाइम तक तो अंग्रेजों ने भारत के बाजार पर बहुत ज्यादा जबरदस्त होल्ड अपना बना लिया था। तो आप इन चीजों को नोट भी कर सकते हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी बिजनेस करने के लिए आई, पुर्तगाली। और पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। बाद में गए भी तो क्या, वो तो हमें भगाने पड़े थे, क्योंकि लास्ट तक 1961 तक इन्होंने गोवा पे कब्जा किया हुआ था। गोवा पे पंडित नेहरू ने आर्मी भेज के गोवा को खाली कराया था पुर्तगालियों से। तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले भारत में आए। तो ये हमारी 6 कंपनियां हैं जिनको हम याद रखेंगे कि कौन कौन सी किस सीक्वेंस में ये कंपनियां भारत में आई। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें कि भारत में वास्को डी गामा ने सी रूट कैसे खोजा, मैं थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, सपोज करो ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया का हमारा मैप है। और आप देखेंगे इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, ये सपोज करो हमारा श्रीलंका है। और ये इंडिया के नीचे इधर हमारा इंडियन ओशियन में एक कॉन्टिनेंट है, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेता हूं, आप इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब आप देखिए अफ्रीका है, और अफ्रीका के साथ टच करता हुआ इधर है हमारा यूरोप। ये सारा का सारा यूरोप है, मान लिया ये यूरोप है। और यूरोप के पास ये हमारा इंग्लैंड, मान लेता हूं मैं इंग्लैंड है। और इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूएसए कनाडा वाला। और इधर हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हम लेके चलते हैं, सपोज करके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा भारत, इंडिया, ये है हमारा यूरोप, और ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। और ये है हमारा उत्तर अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका हमारा। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा, कौन सा, साउथ अमेरिका। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 1500 ईस्वी के आसपास जो है यूरोप में, पर्टिकुलरली इधर है स्पेन और पुर्तगाल, ये जो 2 देश है स्पेन और पुर्तगाल, इधर मान के चलिए स्पेन और पुर्तगाल ये हमारे यूरोप के जो देश हैं। और एक यहाँ पर आप थोड़ा अगर कोशिश करो तो इटली भी इधर आपका पड़ता है, इटली। और इधर पड़ता है फ्रांस, पड़ता है आपका इधर, ये वाला एरिया फ्रांस का। मैंने बताया था सारे आसपास है ये। यहाँ पर ये आपका हॉलैंड है, डच, और यहीं पर आपका बेल्जियम भी है, सॉरी डेनमार्क भी है। ये मैंने आपको दिखाए थे जो कंपनियां। और स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये इधर पड़ते हैं हमारे, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि पुर्तगाल से भारत का जो रास्ता खोजा गया वो कैसे खोजा गया, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है।
मैं आपको बताता हूं, ये जो यूरोपियन सेलर्स थे, ये लगातार भारत की खोज करने की कोशिश कर रहे थे। इसी सीक्वेंस में एक यात्री का नाम आपने सुना होगा, सेलर का नाम कोलंबस। कोलंबस को कहा गया कि आप भारत की खोज कीजिए। तो आपको पता है यहां पर बीच में क्या है, एटलांटिक ओशियन। क्या है, एटलांटिक ओशियन। और यहाँ पे अफ्रीका से इधर है हमारा हिंद महासागर स्टार्ट हो जाता है, इंडियन ओशियन। यहाँ पर इंडियन ओशियन स्टार्ट हो जाता है, ये सारा एरिया जो है इंडियन ओशियन का है। तो अब देखिए, कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन वो इस रूट की तरफ आ गया और उसने जो देश खोजा उसको भारत सोचा। लेकिन जब उसने यहाँ पर घूम के देखा, उसको पता चला यार जो हमने पढ़ा है, अरब लोगों से सुना है, ये तो ऐसा देश नहीं है। तो कोलंबस ने यूएसए की खोज करी, अमेरिका की खोज की। इसके बाद 1487 में यहीं से एक और सेलर चलता है, उसका नाम था बार्थोलोम्यू डायस। इसने दोस्तों क्या किया, इसने ये वाला रूट पकड़ा, ये वाला रूट पकड़ा, ये वाला रूट पकड़ा, और वो यहां तक नीचे अफ्रीका के इस पॉइंट तक अपना रूट डिस्कवर कर चुका था। इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये बहुत पॉपुलर प्लेस है, केप ऑफ गुड होप, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आशा अंतरीप। आशा अंतरीप, केप का मतलब, केप के नाम से यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का, ये साउथ अफ्रीका देश है नीचे, साउथ अफ्रीका देश का एक शहर है केप टाउन, वो यहीं पर है, केप टाउन। केप टाउन जो शहर है, क्रिकेट का फेमस क्रिकेट ग्राउंड भी है वहां पे केप टाउन में। तो केप टाउन एक शहर है, जैसे दिल्ली भारत का शहर है, गुजरात भारत का एक राज्य है, ऐसे केप टाउन अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका देश का जगह है। तो बार्थोलोम्यू डायस ने यहां तक का सी रूट ढूंढ दिया था, लेकिन इसके बाद समस्या क्या होती थी, भारत का सी रूट पता करने में थोड़ी परेशानी होती थी। कैसे होती थी, एक तो यहाँ पर जो अफ्रीका लोगों का और भारत के लोगों का बिजनेस होता था, वो कुछ इस एरिया में बिजनेस होता था, तो यहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। और कई, जैसे एक और यात्री आया था, उसका नाम था तस्मान, वो इस एरिया को क्रॉस करके भी निकल गया, लेकिन उसको आना था इस रूट पे, लेकिन वो इस रूट पे निकल गया और इधर उसने ऑस्ट्रेलिया के पास एक जगह है, छोटा आइलैंड है, उसका नाम है तस्मानिया। तो जो तस्मान नाम का सेलर था, उसने इस रूट को पकड़ लिया इंडिया के चक्कर में, वो पहुंच गया कहां पर, तस्मान आइलैंड पे, और उस आइलैंड का नाम ही क्या रख दिया, तस्मानिया। तो दोस्तों अंत में 1498 में, मैंने बताया 1498 में किसी तरीके से वास्को डी गामा यहाँ के लोगों से, यहाँ पे रुका के, यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करता हुआ, किसी के साथ बातचीत करके, सेटिंग करके, उसको ये हिंद महासागर वाला रूट पता चला, और इस रूट को फॉलो करते करते वो यहाँ पे केरल में पहुंच गया, केरल में मई 1498 में। इस तरीके से सबसे पहले यूरोपियंस को भारत के बारे में पता हो गई। तो इस तरीके से यूरोपियंस कंट्रीज को भारत के साथ बिजनेस करने का मौका मिला। और बताते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत के साथ बिजनेस कर स्टार्ट किया, तो उसको सारा आने जाने का खर्च काट के, उसका जितना भी खर्च हुआ था आने जाने का और अपने कर्मचारी को सैलरी देने के बाद भी, उसको 60 गुना 60 टाइम प्रॉफिट हुआ था। 60 टाइम, अपनी पूंजी का 60 टाइम। अगर उसने 1 रुपया लगाया तो उसको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यह है 60 टाइम प्रॉफिट। माय गॉड, इतना प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए यूरोप की जितनी भी आसपास के देश थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, तो उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया। और सभी कंपनियों की समस्या क्या थी, वो एक जैसा सामान खरीदना चाहते थे। क्या? मसाले, ज्यादातर सभी वो खरीदना चाहते थे, मसाले।
मेन प्राइमरी पर्पस था उनका मसाले का, ठीक है। इसके अलावा अफीम का भी बिजनेस हुआ करता था, और कपड़ों में देने वाला नील भी होता था, रेशम भी होता था। कुछ कंपनी ने चाय का बिजनेस भी स्टार्ट किया चाइना वगैरह के साथ, और बाद में कॉटन का भी बिजनेस स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो भारत के मसालों के लिए ही यूरोपियन कंपनी जो थी भारत में आई थी। और दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बाकी बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये आइडिया हो गया है कि किस तरीके से यूरोपियंस ने भारत का सी रूट खोजा, कौन कौन भारत में आया, किस क्रम में कंपनियां भारत में आई। अब हमारा मेन फोकस रहेगा कि इन कंपनियों ने कहां कहां पर किस किस शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और अंत में किस तरीके से अकेले अंग्रेज ब्रिटेन के लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हुए। इसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और अगर कोई डाउट रह जाए तो फिर भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट है उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूं, उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज संदीप जायसवाल, थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।